न सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, NSG हो, इवन IB हो, रॉ हो, ये सारे इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशन की तैयारी की जा रही है। खासतौर पर जो 23 होटल्स जिनमें ये सारे मेहमान रुकेंगे, उनकी 2 महीने से तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर लेवल के अफसर हैं वो बाकायदा होटलों में जा कर एक एक कोने, एक एक इंच को खंगाल रहे हैं। जो फॉरेन जितने भी डिग्निटरीज आ रहे हैं, जो मेहमान हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसियां, चाहे US की हो या फिर बाकी कंट्री की, उनके साथ भी पूरा टाई अप है, उनके साथ देखा जा रहा है। मतलब हाल के वक्त में अगर हम दिल्ली पुलिस के कई लोगों से बात हुई, पिछले 2-3 दशकों में जितनी तैयारी इसको लेकर हुई है, और ये बात भी चूंकि इतने बड़े मेहमान एक साथ लंबे वक्त के बाद आ रहे हैं, तो लगभग 50,000 पुलिस फोर्स दिल्ली पुलिस की, इसके अलावा NSG हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, कमांडोज हो, बाकी जो फॉरेन एजेंसियां हैं वो हो, सारे लोग लगे हुए हैं। और एक एक चप्पे पर, खासतौर पर नजरी एक तरह से होती है, दिल्ली पुलिस में होती है कि ऐसी डिप्लॉयमेंट कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को अपनी आंखों से डायरेक्ट देख सके। तो ये पूरा जो एयरपोर्ट से लेकर जहां जहां पर है, नजरी डिप्लॉयमेंट की गई है, ताकि पुलिस वाले एक दूसरे को देख सके और जो भी आंखों आंखों में उन्हें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। तो चप्पे चप्पे पर तैनाती है और ये रहेगी बल्कि 11 सितंबर तक। और जब तक ये सब कुछ सुरक्षित ढंग से न निपट जाए, तो ये तमाम जो फोर्सेज लगे हुए हैं, इनकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि आज से नहीं, 3 महीने से दिन रात सारी छुट्टियां कैंसिल है और ये लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं। तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है और शायद अपने लिए पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि इतने बड़े मौके के लिए किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम हो, चाहे वो बायो वेपन क्या हो, चाहे केमिकल वेपन हो, इन सब तक की ट्रेनिंग दी गई है। बिल्कुल। और चित्रा, अगर वापस कूटनीति पर आए, अब आयोजन भारत में हो रहा है, 2 बड़ी घटनाएं विश्व में हुई है, कोविड और उसके बाद से रूस यूक्रेन की जंग। प्रधानमंत्री ने लगभग हर मंच से कहा है कि भारत युद्ध के खिलाफ है, हम लेकिन रशिया से तेल लेते हैं, हम यूक्रेन को जो मदद चाहिए दवाइयों वगैरह की वो भी देते हैं। भारत ने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी हम पर आंखें नहीं तरेर सकता, क्योंकि हम रूस से तेल ले रहे हैं, इसी के साथ हम यूक्रेन के साथ भी खड़े दिखाई देते हैं। एक फाइन बैलेंस जिसके बैकग्राउंड में ये G20 हो रहा है। गुटनिरपेक्षता से लेकर तटस्थता तक आज जो हिंदुस्तान की भूमिका है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और यकीनन चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा मुल्क है, 140 करोड़ हमारी आबादी है, जिसके जरिए हम अपनी ताकत को दिखाते हैं। यही कारण रहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में जब दोनों ही तरफ से दबाव बन रहा था हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन भारत ने अपनी भूमिका को बिल्कुल पूरी तरह से तटस्थ रखा। लेकिन इससे इधर जाते हुए कई और मुद्दे हैं जिसको छूना बेहद जरूरी है। शम्स, आपने जिक्र किया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की चुनौतियां यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। चूंकि कई रातों से लगातार अलग अलग हिस्सों का मैं जायजा ले रही हूँ, हमने देखा है बीती रात की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं, खासतौर से नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में, सभी को अपनी लाइट्स ऑन करके वहां से गुजरना पड़ रहा है। पीछे डिग्गी चेक की जा रही है, वो आपका आई कार्ड चेक करेंगे। हम लोगों के साथ खुद कई जगहों पर ऐसा हुआ। और इसके अलावा वो पूरी डिटेल आपसे मांगेंगे कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या करना है, कैमरा चेक करते हैं। और आम आदमी को खासतौर से उन इलाकों में भी जाने की मनाही है। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो बेहद खास हो जाती हैं, जिसका बताना यहाँ पर जरूरी है। देखिए, दिल्ली जिस तरह से चमचमा रही है, जितने फव्वारे लगाए गए हैं, उसमें ट्राई कलर तिरंगे के रंगों से उसको रंगा गया है और सेल्फी पॉइंट वहां पर बनाए गए हैं। दिल्ली वाले झूमते हुए जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वहां पर फोटो क्लिक कराते हैं। और चूंकि दिल्ली पुलिस जल्दी से उनको हटाती है, बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए, तो फिर उन लोगों को अलग किया जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी मेहमान के दिल तक पहुंचना हो तो पेट से होकर रास्ता जाता है। इसके लिए अलग अलग होटल्स में खास तैयारी की गई है। खासतौर से मिलेट्स को लेकर बड़ी तैयारी है। जो मोटा अनाज है उसके जरिए अलग अलग तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रैक्टिस लगातार चल रही है। बिहार के लिट्टी चोखा से लेकर गुजरात के अलग अलग फूड अलग अलग होटल्स में तैयार किए जा रहे हैं। कुछ और मुद्दे हैं जिन पर प्रकाश डालना जरूरी है। भारत मंडपम 2700 करोड़ रुपए उसमें लगाए गए और उसके बाद उसका पूरा कायाकल्प कर दिया गया। वहां पर जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे, एक भव्य आपको नटराज की मूर्ति दिखेगी। वो अपने आप में इतना ज्यादा अद्भुत है। आपको बताते चले कि अंदर कई ऐसे बड़े बड़े हॉल हैं जहां पर बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। एक हॉल ऐसा है जिसमें 7000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये जो भव्यता है, ये जो दिव्यता है, इसके जरिए हिंदुस्तान बहुत बड़ी तस्वीर सामने रखने की कोशिश करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अंजना आपने जिक्र किया है। चूंकि नरेंद्र मोदी बीते 9 सालों में विपक्ष उनको लेकर क्या कहता है, ये एक अलग और अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का कद जैसे बढ़ रहा है। भारत मंडपम अकेले अभी तक गए हैं, हाँ, बस अब और हम लोग बाहर से होकर आ जा रहे हैं वहां पर। लेकिन ये तो भारत मंडपम ही है। दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ बैठे हैं। ये जो हॉल इस समय आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये हमारा G10
जो बैठा हुआ है, असल में यही वो हॉल है जहां पर G20 की जो मुख्य बैठक होगी वो इस हॉल में होगी और यहीं पर दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस हॉल में बैठेंगे। जो आप देख रहे हैं हमने बिल्कुल खास इस्तेमाल किया गया है, माइक वाइक भी कुछ अलग और अलहदा, उसके बारे में क्या जानकारी बिल्कुल आप? और देखिए वहां पर स्क्रीन्स बनाई गई हैं, ट्रांसलेटर्स के बैठने के लिए अलग जगह बनाई गई है, क्योंकि एक ऐसी जगह, एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि पूरी दुनिया में अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो बहुत छोटी छोटी जो डिटेलिंग है वो उसका यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब नेता बैठते थे तो उनके पीछे ट्रांसलेटर्स के बैठने की जगह नहीं होती थी। एक यहाँ पर एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर वो नेताओं को ले जाएंगे और वहाँ से पूरी दिल्ली दिखाई देती है, तो वो दिल्ली की भव्यता को भी वो नेता देख पाएंगे। उसके बाद हर नेता के लिए एक अलग मीटिंग रूम बनाया गया है कि अगर दो नेता आपस में मिलना चाहते हैं तो बहुत सारे मीटिंग रूम्स वहाँ पर बनाए गए हैं। मुख्य हॉल के साथ साथ जो छोटे छोटे मीटिंग रूम्स हैं जहाँ पर दो नेता चाहें तो अपनी अपनी टीम के साथ वो मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं वहाँ पर। तो एक बहुत ही अलग तरीके की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर क्रिएट की गई है। भारत मंडपम, देखिए जो मैं आपको बात बता रहा था कि भारत पहली बार अपनी असली पहचान के साथ किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आएगा, इसलिए इसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। लेकिन एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अब से कुछ महीने के बाद भारत में चुनाव होने वाले हैं और हम बहुत चर्चा कर रहे थे कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उससे क्या होगा, ये कॉन्फ्रेंस फीकी तो नहीं पड़ जाएगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब एक सवाल ये है जो हमारे दर्शक ज़्यादा इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्या आज भारत के लोग शी जिनपिंग को ऐसे रेड कार्पेट पर चलते हुए भारत में देखने के लिए अभी भी तैयार हैं? अब क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि जितने भी नेता आएंगे उनको एक रेड कार्पेट वेलकम दिया जाएगा, क्या हम शी जिनपिंग को उस रेड कार्पेट पे चलते हुए इट इज अ गुड टॉस टू लूज, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज अच्छी हो गई है। तो इसके लिए ये देखिए, इसकी बहुत विश्लेषण हमारे देश में होता है, खासतौर पर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी शी जिनपिंग का स्वागत करते या हाथ मिलाते, एक एक चीज की विवेचना उस समय जरूर की जाती। तो ये जो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जो भव्यता देखने को मिली है इसका चुनाव पर आपको असर मिलेगा, क्योंकि चुनाव के से पहले जो हमारे वोटर हैं उनकी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगी। G20 की वजह से इतना ग्लैमर, इतनी ताकत उन्हें देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि शी जिनपिंग, मैं तो ये कहूँगा अगर नहीं आ रहे हैं तो अच्छा ही है, वो हमारी जो डोमेस्टिक राजनीति है उसके लिए और चुनावों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारा दर्शक शी जिनपिंग को हमारे देश में रेड कार्पेट पर चलते हुए देखने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये पहलू है जो आप बता रहे हैं सुधीर, और ये पहलू पर ही हम बात करें, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर हम सब कोई ना कोई पहलू सामने रख रहे हैं। और आपने चुनाव का जिक्र किया, तो चुनाव से एक चीज और जुड़कर दिखती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जितने, अगर आप देखिए जितने लोग, आम लोग हैं, उनके एक जहन में एक हिंदुत्व का एजेंडा साफ दिखता है। दूसरा अगर दिखता है तो वो दिखता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत दुरुस्त हुई है, बहुत बढ़िया बनी है। और जैसा हम बात कर रहे थे, जैसा आप कह रही थी कि G20 में ऐसा क्यों हुआ कि केवल दिल्ली में आप समारोह कर सकते थे, आपको अलग अलग जगहों पर, आप बनारस में कर रहे हैं, आप अलग अलग जगहों की संस्कृति को दिखा रहे हैं, ये क्या जरूरत थी? दरअसल ये जरूरत ये है कि 2024 से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है। छोटी छोटी जगहों पर जहां रास्ते बंद हो रहे हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि G20 की तैयारी चल रही है, जहां सजाकर आपको ये बताया जा रहा है कि G20 की तैयारी हो रही है, तो वो एक मैसेज है जो सीधे डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचती है। तो कई बार आपको जन यात्राओं करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बीजेपी इसमें माहिर, और ये करके दरअसल वो ये दिखा रही है कि देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का दबदबा बढ़ रहा है। हमारे देश में एक बड़ा रिवाज है, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है लोग पास मांगते हैं उसके लिए। कोई बड़ा मैच होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है, लोग कहते हैं हमें पास भिजवा दीजिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग, हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि G20 का क्या पास मिल सकता है। तो G20 का पास आम लोगों के लिए तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि आप सबका जो फ्री पास है G20 का, वो यही है। हम आपके फ्री पास हैं, तो आप चाहें तो आप वहाँ जा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी आंखों के जरिए आप एक फ्री पास लेकर G20 में जो कुछ हो रहा है उसकी छोटी से छोटी एक जितना मैच होगा सबका स्कोर हम बता देंगे आपको। हाँ। राजीव, तो एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, चूंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और जो ट्रैवल करके दूर यहाँ नोएडा तक आता हूँ, तो जो इस बार की खूबसूरत जो दिल्ली सजे हुए है उसमें सबसे अच्छी बात है उसमें भारतीय संस्कृति की छाप है। आप दीवारों पर देखेंगे रामायण, महाभारत, अलग अलग पात्रों, उनके किरदारों, जो स्टोरीज जो है, सड़कें एकदम बढ़िया चकाचक शानदार हो गई हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हालांकि ये काम पहले भी हो जाना चाहिए, लेकिन अब हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट्स में भी इसका असर पड़ेगा।
सही बहुत देर से खामोश हैं, जबकि मिलेट्स इनका फेवरेट है। मिलेट्स मेरा बिल्कुल फेवरेट है। भोजन में आप गई थी, अर्पिता गई थी और हमारे और साथी चित्रा जी भी गई होंगी, तो आपने भोजन देखा। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा उल्लेख करना चाहते हैं, विश्व जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है इस समय, और ख़ासतौर से यूरोप की जो स्थिति है रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद, वो काफ़ी ख़राब है। वो पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी का दौर इस समय देखा जा रहा है। जैसे इस दौर में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी हुई है, आगे बढ़ रही है, और नेहा ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का उल्लेख भी यहाँ पर किया था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो G20 है ये एक आर्थिक सहयोग संगठन है, और आर्थिक सहयोग अगर होता है, चीन अलग थलग हो ही जा रहा है। चीन का नहीं आना, सुधीर जी ने एक बहुत अच्छा देश की राजनीति और भारतीय लोगों की भावनाओं को उससे जोड़कर ये अच्छा विश्लेषण था आपका। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जैसे ही भारत ने चीन के ऐप्स पर, उनके गेम्स पर, उनकी कंपनीज पर जब बैन लगाना शुरू किया था, तो इसका वैश्विक असर पड़ा था और चीन को दुनिया के कई देशों ने अलग थलग करना शुरू किया था, और सबसे आगे आया था अमेरिका। तो अमेरिका के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि एक बहुत बड़ा देश और चीन का एक पड़ोसी भारत अगर चीन पर इतना सख्त रुख दिखा रहा है, इतने सख्त प्रतिबंध लगा रहा है, तो अमेरिका उसमें आगे आया। यूरोप के वो देश जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आर्थिक मंदी से इस समय जूझ रहे हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं। आपने श्वेता बहुत अच्छी बात कही थी कि हम रूस के साथ भी हैं, हम यूक्रेन को मदद भी कर रहे हैं। गौरव उसका अच्छी तरह से विश्लेषण यहाँ पर कर रहे थे। तो हमें लगता है कि विश्व स्तर पर आर्थिक तौर पर ये G20 हमें एक आर्थिक शक्ति के तौर पर खड़ा करेगा, और विश्व हमारी जो बात मैंने कही थी ना, ये जो शी जिनपिंग वाली जो मैंने बात कही थी, जब हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते हैं जी, तो दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान के साथ तो हम क्रिकेट खेलते हैं, बाकी के भी खेल खेलते हैं। चीन के और भारत के कोई खेलों के संबंध नहीं है कि हम कह सके कि अब चीन के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चीन के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो वो तो हम वो वाला हथियार भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने जो ऐप्स को बैन करने का हथियार है वो इस्तेमाल किया, इन्वेस्टमेंट को कम करने का हथियार इस्तेमाल किया। लेकिन आज जितना बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है हमारे लिए, उतना ही बड़ा दुश्मन चीन भी है, और पाकिस्तान के साथ हमने बातचीत बंद करके रखी है। हमारे नेता वहाँ नहीं जाते, उनके नेता यहाँ नहीं आ सकते। हम आपस में तमाम तरह के जो संबंध हैं हमने वो विच्छेद किए हुए हैं। लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं, और इसीलिए मैंने ये कहा कि चीन के राष्ट्रपति को भारत में इस समय लोग शायद देखने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अभी यहाँ देखने के लिए हमारे देश के लोग तैयार नहीं होंगे। सुधीर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अंजना, बस 30 सेकंड और लेंगे हम। होता क्या है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां होती हैं हमारी। अब बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि भाई आपने भारत पाकिस्तान मैच खेल ही रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं, एशिया कप, चीन के वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे। चीन के साथ भी इसी तरह से कि आपने ऐप्स को बैन कर दिया, लेकिन आप व्यापार उनके साथ कर रहे हैं। तो भाई व्यापार, आप ये बताइए, आप तो रोज शो करते हैं सारी दुनिया प्यारी दिखाएंगे सईद अंसारी, तो फिर ये G20 के जरिए सारी दुनिया प्यारी कैसे होगी? आप चीन को लेकर एकदम बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी थीम है G20 की, वसुधैव कुटुंबकम, और यही सारी दुनिया प्यारी है। हम सिर्फ भारतवासी नहीं, हम तो पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। और सही जी, आपको तो वैसे भी सारे लोग प्यारे लगते हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि शी जिनपिंग को रोका नहीं गया है, ये शी जिनपिंग ने खुद फैसला लिया है। तो वो समझे कि उनके लिए कितना बड़ा लॉस है। लेकिन ये भारत में अगर कोई भी आयोजन होता है तो एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि 24 के इलेक्शंस पास है, तो राजनीति का तड़का कहीं ना कहीं से लगता ही है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और इसी के इर्द गिर्द अब बहस छिड़ गई देश में कि क्या ये मौजूदा सरकार एक ही नाम करना चाहती है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, एक देश एक नाम करना चाहती है। तो गौरव सावंत, अगला प्रश्न आप ही से है कि जिस तरह से अब भारत को लेकर जोर पूरे देश में है इस वक्त, आप अमिताभ बच्चन लिख रहे हैं भारत माता की जय, सहवाग लिख रहे हैं टीम भारत कहिए, एक आवाज मतलब सशक्त हो रही है इस तरफ। भारत का मनोबल लगातार बढ़ रहा है, भारत का आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है, और ये आत्मविश्वास आप हर क्षेत्र में देख रहे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 को लैंड कराना हो सफलतापूर्वक दक्षिणी पोल पर चंद्रमा के, या फिर आपकी मेंस रिले रेस टीम भी एथलेटिक्स में इतना अच्छा कर रही है। क्रिकेट के तो हम धुरंधर है ही, और कूटनीति के हम कितने बड़े धुरंधर बनते जा रहे हैं कि अभी ब्रिक्स सम्मेलन से लौट कर आए, ग्रीस से लौट कर आए, अभी G20 यहाँ होने वाला है, लेकिन उससे पहले आसियान और ईस्ट एशिया समिट के लिए जा रहे हैं, और हर जगह विकासशील देशों की आवाज
हम हैं। भारत है विकासशील देशों की आवाज, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके मित्र बनकर। एक तरह से विश्व मित्र हैं हम लोग। 15 अगस्त में कहा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम विश्व मित्र के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सबसे एक छोटा छोटा कमेंट लेते हैं गौरव, वहां से शुरू करते हैं। अर्पिता, आपसे शुरू कर रहे हैं, दो लाइन में आपकी नजर किस बात पर है सबसे ज्यादा G20? सब इसका जवाब। मेरी नजर सबसे ज्यादा इस बात पर है कि जो लोग आ रहे हैं वो ये समझें भारत की ताकत, जो कि समझ रहे हैं, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो लक्ष्य बना है भारत वैसे ही ग्रो करे, और हमारी जो संस्कृति है वो ग्रो करे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यरत हैं। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी, जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भारत अब सशक्त हो चुका है, यही वजह है कि इतना बड़ा समिट हो रहा है। लेकिन मेरी नजर रहेगी कि जो ग्लोबल जो बड़ा असर पड़ा रूस यूक्रेन युद्ध का, तो उस पर कुछ ना कुछ चर्चा हो, एक्शन ओरिएंटेड हो। इसका जो जॉइंट कम्युनिके को लेकर हालांकि जिनपिंग नहीं है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक जो पिछली बार की गलतियां थी, अमिताभ कांत ने कहा है कि हम वॉर शब्द का सवाल ही नहीं उठता, हम तो डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। इंडिया की सफलता चाहती हूं मैं, जॉइंट कम्युनिके आए। विकास, दुनिया जो भारत को देखेगी, हमारी शक्ति को देखेगी, यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करना, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, तो अगर इस G20 के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां अंजना अगर आकर्षित होती हैं और यहाँ कुछ निवेश कर देती है, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। रोजगार बढ़ जाता है, व्यापार बढ़ जाता है, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाती है। हमारे भारतीय जो हैं वो ज़बरदस्त IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ग्लोबल तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मुझे लगता है बड़ी बात है। अंजना, सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ ना, प्रॉस्पेरिटी, यानी कि आपकी कितने आप इस पूरे G20 समिट से बेनिफिट कर रहे हैं व्यापार के लिहाज से, यानी कि अपना सपना मनी होना चाहिए। अगर व्यापार बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, आपका देश अपने आप ही समृद्ध हो जाएगा, संस्कृति की तरफ बढ़ेगा। ये तमाम आयाम से पैसे से जुड़े होते हैं। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर संबंध प्रगाढ़ होंगे तो जाहिर तौर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, सब तरीके से संपूर्ण विकास होगा इंडिया का, और यही हमारा सपना होना चाहिए इस G20 के माध्यम से। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आउटलुक दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी भी जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएंगी, उससे देश की जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही उनको समझ में आने वाला है, और ना ही ये जो एक्शनेबल पॉइंट हैं ये ऐसे होंगे कि आपको तुरंत दुनिया बदलती हुई नजर आ जाए 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में। बड़ी बात होगी भारत की छवि। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत इसमें से एक वर्ल्ड चैंपियन की छवि लेकर कैसे बाहर निकल सकता है। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा, ये डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप है। 1983 में लोग हमें छोटा प्लेयर समझते थे, आज वर्ल्ड कप में हम दावेदार होते हैं। इसी प्रकार से इस G20 के इस वर्ल्ड कप में हमें इस छवि के साथ निकलना है कि जो अमृत काल का भारत है अब ये ट्रॉफी जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है, यानी छवि। शम्स, मेरी नजर बस यही रहेगी कि सुरक्षित आए, सुरक्षित रहे और सुरक्षित वापस जाए। देखिए, हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। ये जो विविधता में एकता है वो हमारी ताकत है, और दुनिया को जब नेतृत्व देने की बारी आएगी तो यही विविधता और उसकी एकता हमारे काम आने वाली है। तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसके बाद 2047 का सपना भी साकार होगा। लेकिन दुनिया को नेतृत्व देने के लिए यकीनन आज के इस दौर से हिंदुस्तान तैयार हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है वही सशक्त भारत दुनिया पे दस्तक करेगा इस G20 के जरिए। गौरव, एक आर्थिक महाशक्ति, एक सामरिक और कूटनीतिक महाशक्ति, और एक ऐसा देश जो सबको अपने साथ लेकर चले, जो सबसे विकासशील देश है ना उसको भी अपने साथ लेकर चले, और अमेरिका को भी और रूस को भी और यूक्रेन को भी साथ लेकर आगे बढ़े, तो चीन को भी और पाकिस्तान को भी आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो हमारे तमाम सहयोगियों ने अपनी अपनी बात कह दी है। मैं बस यही उम्मीद रखूंगी कि देश के अंदर देखें तो राजनीति के दरवाजे पे 3 दिन के लिए कम से कम ताले लग जाएं, पूरा देश एक आवाज में बोले, और वही आवाज जिसकी चर्चा हम सब कर रहे थे, एक अर्थव्यवस्था के तौर पर कैसे हम अपनी धमक बनाएं, एक ऐसे देश में जो शक्तिशाली देशों के साथ आगे बढ़ रहा है लेकिन पिछड़ी आवाजों को भी, विकासशील देशों को पीछे नहीं छोड़ रहा है। धमक हिंदुस्तान की बढ़ेगी, और आज तक हर खबर सबसे पहले और विस्तृत तरीके से विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचे। नाम कह रहे हैं विश्व मंथन। हाँ, हमने G20 के इस आयोजन का नाम दिया है आज तक में विश्व मंथन। जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, कुछ विष भी निकलता है लेकिन ज्यादा अमृत निकलता है, क्योंकि अमृत की एक बूंद भी विष के पूरे प्याले पर भारी पड़ती है। तो विष थोड़ा थोड़ा करके निकला है। चाइना अपना विरोध उसने जताया है। आप बाकी सारे देश भी देख लें कि किसको आपत्ति करनी है, लेकिन हम वो अमृत यहाँ से विरोध का काला टीका
जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन इन सब के बीच कम से कम देश के अंदर की आवाज एक हो, क्योंकि हम समृद्ध भारत की एक नई कहानी G20 के होस्टिंग के साथ लिखने वाले हैं। हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, हमारे तमाम सहयोगी एक एक जगह से खबर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।